माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ और यहाँ पर सभी उपस्थित मुझसे बड़े और मेरी बहनों का बहुत बहुत आभार, कैरियर सेल का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका अनुभव मुझसे कहीं अधिक है और कहीं न कहीं उनकी क्षमताएं भी, हो सकता है कि उनकी क्षमताएं अपने सर्वोच्च स्तर पर अभी प्रमाणित ना हो पाई, पर वे कहीं न कहीं अपने आप में बहुत ही समाज के लिए उपयोगी है। जितने भी वक्ता थे मैंने बहुत ही एकाग्रता के साथ उनको सुना। प्रदूषण पर आदरणीय हमारे सर चौबे सर ने कहा कि प्रदूषण फैल रहा है और बहुत सारी समाज में कहीं ना कहीं प्रदूषण को लेकर समस्याएं बढ़ती जा रही है। शादी गली जी ने कहा कि मासूम बच्चियां, उन्होंने राजस्थान में अपना अनुभव लिया और बच्चियां जो है वो झाड़ियों में मिलती है। खोजी पत्रकारिता पर कहा कि खोजी पत्रकारिता कोई बड़ा विषय नहीं है, आपको लिंक पर जाना है और वहां पर तहकीकात शुरू करना है। हेमंत जी ने कहा कि घटना मनोबल और बढ़ती आत्महत्या पर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि संयुक्त परिवार से जो अवसाद था वो डाइवर्ट हो जाता था, लेकिन अभी की स्थिति में संयुक्त परिवारों के अभाव में और काउंसलिंग के अभाव में एक मनुष्य का नैसर्गिक गुण होता है, वो उसमें आप भी बंधे हुए हैं, मैं भी बंधा हुआ, मेरे अंदर भी वही इंद्रियां काम करती हैं जिनसे मैं यहाँ पर आप तक कहीं ना कहीं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ और आपने मुझ तक पहुंचा। आदरणीय, उससे पहले उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही हेमंत जी ने कि हम हमारे बच्चों को लेकर बहुत प्रेशराइज करते रहते हैं कि आप देखिए तुलनात्मक दृष्टि से कि आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन सत्यता तो ये है कि पढ़ाई की जो मूलता है उससे हम स्वयं अनभिज्ञ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें आईएएस नहीं बनाना, कोई दबाव नहीं डालना है। अगर किसी की कला अच्छा कलाकार बनने में है, अच्छा गायक बनने में है, अच्छा नृत्यक बनने में है, तो उसे वही बनने दिया जाए। और जो उन्होंने सबसे अच्छी बात कही, मेरे संज्ञान में एक सुविचार है जो इस उदाहरण को बहुत प्रबल बनाता है। एक विदेशी लेखक ने कहा था कि वो जब अपनी विद्यार्थी जीवन को जी रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहता हूं। तो उनसे जब ये कहा गया और उन्होंने उत्तर दिया तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं हंस रहे थे और कुछ बुद्धिशाली लोग जहां तक की बुद्धि यात्रा को तय कर चुके थे वहां तक के आकलन से वे भी हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई लक्ष्य है क्या तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा लक्ष्य जिसको मैं पालूं और मेरा हृदय संतुष्ट ना हो, ऐसे लक्ष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए मैं जिंदगी में खुश रहना चाहता हूं। हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी इतने प्रचंड बहुमत के साथ बने, 272 प्लस के साथ उन्होंने जो नारा दिया था और जो जनादेश भारत की जनता ने उन्हें दिया, और उसके बाद जो सबसे पहला उन्होंने निर्णय लिया झाड़ू उठाने का कि इस देश की सबसे मौलिक समस्या यहाँ की गंदगी है, ना सिर्फ यहाँ की वो गंदगी जो कचरे में दिखाई देती है, बल्कि इन सारे विषयों से जुड़ी जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये भी पता चलता है कि मानसिक गंदगी भी कूट कूट कर भरी हुई है। मैं थोड़ी सी इस कार्यक्रम की आलोचना करूंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा और प्रशंसा कैरियर सेल की इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं कैरियर सेल को और सर्वोत्तम शिखर पर देखता हूं, उनका सर्वश्रेष्ठ अभी और बाकी है, क्योंकि प्रशंसा कहीं न कहीं मनुष्य की गति को कभी कभी मद में थोड़ा सा रोक देती है। मैं नहीं चाहता कि कैरियर सेल की गति अवरुद्ध हो। ये जितने भी
गतिविधियां समाज में चल रही है। आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, आज मुझे 3 महत्वपूर्ण कार्य थे, लेकिन उन्हें मैंने लंबित कर दिया क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य से मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मैं पत्रकारिता के मौलिक पैमानों को जानता हूँ, उनको समझता हूँ और संवेदनशील हूँ इन सारे मामलों को लेकर। इस कार्यक्रम के जितने भी विषय हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। मेरी जीवन की यात्रा में जितने विचारों और अनुभवों को मैंने सहेजा है, या मेरे माता पिता या आप जैसे लोगों से जो मुझे अनुभव मिले हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम इन कार्यक्रमों को लेकर कब तक औपचारिकताओं में जीते रहेंगे, क्योंकि हमसे जिला अस्पताल ज्यादा दूर नहीं है। वहां 141 प्रकार की दवाइयों का अभाव है, आईसीयू में ऑक्सीजन नहीं, और वहां पर मेरे पिताजी ने अस्थमा की शिकायत थी उनको, उन्होंने प्राण त्यागे हैं, पल पल मरते देखा है मैंने उन्हें। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कब तक इन औपचारिक विषयों को लेकर, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बटोरकर हम केवल और केवल स्वयं को संतुष्ट करते रहेंगे। एक छोटी सी सेवा बड़े बड़े व्याख्यानों से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कर्म का सिद्धांत है। हम कर्म के सिद्धांत को फॉलो करें। अगर इन बड़े बड़े व्याख्यानों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे पुराणों में सारी अच्छी बातें हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता आज के समय में अनुकरण करने की है, आवश्यकता आज के समय में व्याख्यान देने की नहीं है। आज कम्युनिकेशन और डिजिटल इंडिया इतना आगे बढ़ गया है कि 2 सेकंड में दिल्ली का वीडियो आपके पास होता है। आजकल चैनल पहले लाइव करते थे, अब सोशल मीडिया का फेसबुक कंटेंट लाइव करता है, आप कहीं से भी लाइव कर सकते हैं। जब तक हम हमारी रेंज में, हमारी सीमा में आने वाली समस्याओं को यथार्थ के धरातल पर समाधान उनका नहीं कर देते, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे कार्यक्रमों का होना एक धोखापन ही है। हो सकता है कि ये बहुत भारी शब्दों में आलोचना लगे, लेकिन ये कहीं न कहीं कटु सत्य है। समाज इसे स्वीकारेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे समाज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पूरे समाज के विषयों को, उनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन समाज के जो लोग हैं उनकी करुणा, उनका मर्म नहीं समझा जा रहा। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मेरा एक भांजा है जो 12 साल का है, उसको कैंसर की समस्या है। सर स्वयं अवगत है उन परिस्थितियों से। कहाँ हैं हम? करुणा से कोसों दूर हैं। मैं नहीं समझता कि इतने भारी भरकम शब्दों में कहीं न कहीं मुझे व्याख्यान देकर मैं अपने आप को बहुत कमतर रखता हूँ। हो सकता है कि ये इन विषयों में आपके ज्यादा अनुभव हो, या इस स्तर पर आप राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदाहरण देकर इन सारी चीजों को कहीं न कहीं साझा कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि समाज की जो मौलिक समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, और सियासत के जो लोग हैं और इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं, वो यथार्थ के धरातल पर यदि शून्य है, तो फिर वही कहूंगा कि इन ऐसे कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं। अगर ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता को उपयोगी बनाना है, ऐसे कार्यक्रमों को कहीं न कहीं और ऊंचे स्तर पर ले जाना है, जो कि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ, तो कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों में उन विषयों को शामिल करना होगा जो हमें इसके लिए प्रेरित करे कि ये जो विषय हैं, इन पर दिए गए जो व्याख्यान हैं, उनकी जो मौलिक जो परिस्थिति कर्म के सिद्धांत पर है, हम कर्म अनुकरण करें उनका, विचारों का, ना कि सिर्फ शब्द कहें, बोलें, भूल जाएं और घर चले जाएं और दूसरे दिन से हमारी वही रोजमर्रा की कहानी शुरू हो जाए। एक ज्वलंत उदाहरण देता हूँ एकाग्रता का। और हमारा देश वो है जहां शत्रु की प्रतिभा का भी सम्मान किया गया है। अंतिम वक्ता के रूप में दिलीप माहेश्वरी जी थे, जिन्होंने शुद्ध भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले डिस्कवरी के एक वाइल्ड फोटोग्राफर ने एक क्लिक किया था एक फोटो पर। एक शेरनी थी, उसके बच्चों को
अन्य समूह के शेरों ने खा लिया था। शेरनी थी लेकिन थी तो मां ही, करुणा से भरी थी, मर्म से भरी थी। एक हिरण के छोटे से बच्चे को उसने अपना बच्चा समझकर अन्य शेरों से भी बचाया। एक शेर की प्रवृत्ति क्या होती है आप जानते हैं, और किसी ने दैनिक भास्कर का मुख्य पृष्ठ थोड़े दिनों पहले देखा या पढ़ा हो तो शायद आपके संज्ञान में वो मामला होगा। भाषा संप्रेषण, भावनाओं के संप्रेषण का माध्यम मात्र है। मुझे भूख लग रही है, आप समझ जाओ। मुझे प्यास लग रही है, आप समझ जाओ। मुझे पीड़ा हो रही है, आप समझ जाओ, मैं आपको समझा दूं। इससे अधिक भाषा का और क्यों उपयोग? पर समस्या ये है कि हमने हमारे मैं, अहम और हमारी श्रेष्ठता को पोषित करने के लिए गुणवत्ता, भाषा की गुणवत्ता पर प्रकाश डालना शुरू कर दिया है। प्रतियोगिताएं होने लगी है। मैं बहुत सम्मान करता हूं देश के इस प्रधानमंत्री का, मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं देश के इस प्रधानमंत्री का, जिन्होंने सबसे पहले देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद उस संसद में अपना सिर झुकाया, उसे माता माना और उसके बाद निर्णय लिया झाड़ू उठाने का। जो प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठाकर ये संदेश देना चाहता हो कि सबसे पहले आप जमीन पर आइए, कार्यक्रमों पे मत जाइए, वरना आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्याख्यानों और भाषणों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्तर पर हैं। उनकी लोकप्रियता न सिर्फ हमारे भारत में अपितु पूरे विश्व में है। मैं बहुत सारी नीतियों का आलोचक हूं उनकी, उसमें एक नोटबंदी भी है, लेकिन मैं उनके इस तरह के विचारों का सम्मान करता हूं। और सियासत हो, समाज हो या छोटे से स्तर पर कैरियर सेल भी क्यों ना हो, अगर वो अनुकरणीय पहलों को प्राथमिकता देता है तो मैं उसके साथ हूं। अगर वो सिर्फ कार्यक्रमों को औपचारिकता के माध्यम से लेता है तो उसका सबसे बड़ा आलोचक भी हूं। अभी कुछ सामग्री भेंट की गई जिसमें एक बैग था और कुछ किताबें थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतना समय आप सब दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। इतनी अकूत ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आहुति डल रही है इस ब्रह्मांड में, उसकी शब्दों की आहुतियां डल रही है। और उसके बावजूद भी इसके मंथन से अगर कोई सकारात्मक छोटी सी ऐसी चीज जो हम जमीन पर ना उतार पाए तो मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता ना सिर्फ जनमानस में प्रश्न चिन्ह का विषय बनेगी, अपितु ये जितनी भी पूरी कायनात की जितनी भी हवाएं, जितनी भी अदृश्य शक्तियां इसकी साक्षी है, वो भी कहीं न कहीं हमारे साथ नहीं रह पाएगी। मैं फिर भी इस कार्यक्रम और अच्छी मंशा को लेकर जो कार्यक्रम किया है कैरियर सेल ने, उसका आभार व्यक्त करता हूं। और जो भेंट मुझे दी है, क्योंकि इतने अच्छे कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर इतनी बिजली जल रही है, इतनी ऊर्जा, बहुत सारी चीज ऐसी है जो राष्ट्र के हित में वास्तविक स्थिति में लगनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके परिणामों पर कितनी सार्थकता इसकी होगी ये भविष्य बताएगा। मेरे पास भेंट देने के लिए कुछ नहीं है, मैं कृतज्ञ हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, हमारे पत्रकार साथियों को बुलाया। हो सकता है कि हम पत्रकार साथियों में आपसी मतभेद जरूर हो, लेकिन हम भी कहीं न कहीं करुणा और मर्म के स्तर पर सोचते हैं, समझते हैं, हमारी भी अपनी परिस्थितियां हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक किसी विषय का अनुकरण ना हो, किसी विचार का अनुकरण ना हो, उन व्याख्यानों का कोई मतलब नहीं होता। और अंततः मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज कार्यक्रम जो हुआ है उसमें आदरणीय चौबे सर से एक प्रार्थना है मेरी कि कोई ऐसी शपथ आप दिलवाएं जो सामाजिक सरोकार से संबंधित हो, संदर्भित हो और उसकी प्रासंगिकता को जमीनी हकीकत में बदल दें। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, पूरा देश झाड़ू उठाने लगा। मैं चाहता हूं कि बड़वानी के इस पीजी कॉलेज से कल के समाचार पत्रों में कोई ऐसी चीज छपे कि बड़वानी नगर में
हम उस अभियान का हिस्सा बने। और अगर ये हम कर पाए तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम की